हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान का हमारा 10वां पाठ है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा क्या है? आपदा समझते हैं कि कोई परेशानी। आपदा यानी परेशानी। किस तरह की परेशानी? जो कि प्राकृतिक रूप से परेशानी आती है या तो मानवीय रूप से आती है। वह परेशानी बहुत लंबी चौड़ी होती है, जिससे कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। आप यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग देख रहे हैं। इस तरह के आपदा जो कि आई हुई हैं, आपदा संबंधी विभिन्न समाचार जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। कभी जो है बादल फट जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी आंधी आती है, तो कभी जो है सूखा पड़ जाता है। इस तरह से बहुत अनेकों प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। ये आपदाएं कुछ तो प्राकृतिक हैं और कुछ तो मानव निर्मित होती हैं। जैसे बम विस्फोट हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये मानव निर्मित आपदा है। तो चलो इसके बारे में हम बृहद अध्ययन करते हैं पाठ के माध्यम से। आपके सामने कुछ प्रश्न है, आप इसको विचार कीजिए। क्या बिजली गिरने से होने वाली जन हानि को टाला जा सकता है? बिजली गिरना भी एक आपदा है, जो कि अभी कुछ समय पहले आप समाचार में सुने थे कि कहीं बिहार में बिजली गिर गई, उत्तर प्रदेश में बिजली गिर गई। यानी बिजली गिरती है, क्यों गिरती है जो है इसका कारण भी आप जानते हैं कि आकाश में दो बादलों के आपसी टकराव से उत्पन्न होने वाली बिजली गिरती है। इसको पाठ के माध्यम से भी आप पढ़े थे। तो क्या बिजली गिरने से होने वाली जन हानि को टाला जा सकता है? जो बिजली गिरती है उससे जो जन हानि होती है, क्या उसे टाला जा सकता है? तो बिजली से बचने के उपाय में आपने पढ़ा था कि जब बिजली गिरते समय अगर हम बचना चाहें तो थोड़ा बचाव करें तो बच सकते हैं। वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ें बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी जब ज़्यादा बहता है, आप जानते हैं किसान लोग खेत में मेड़ बनाते हैं, तो मेड़ न बहे इसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? पानी की कमी क्यों होती है? पानी की कमी क्यों होती है? आप इस पर विचार कीजिए। आप जानते हैं सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, पानी की बरसात नहीं होगी तो पानी की कमी पड़ेगी। हमने पिछली कक्षा में आपदा के दो प्रकार पढ़ चुके हैं, मानव निर्मित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा। एक मानव निर्मित आपदा यानी जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, और प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति स्वयं जो है प्रकृति के द्वारा ये आती है। जैसे प्राकृतिक आपदा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम समाचार पत्रों में भी पढ़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं समाचार पत्र ऊपर कि कौन से इसमें प्राकृतिक आपदा है और कौन सी मानव निर्मित है। तो भूकंप आना, बिजली गिरना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सारी आपदाएं प्राकृतिक आपदा हैं। और मनुष्य द्वारा जो बम विस्फोट किया जाता है, इस तरह की परेशानी आती है, वह मानव निर्मित आपदा है। कुछ आपदाएं तो हम टाल सकते हैं, कुछ आपदाओं के लिए सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। जो आपदाएं हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, वो एक दूसरे से संबंधित हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण अकाल, बिजली का गिरना, हम जानते हैं कि आजकल अकाल पड़ने का कारण भी मनुष्य ही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल कम हो गए हैं। अब इसके लिए बरसात समय पर नहीं हो रही है तो अकाल पड़ रहा है। तो इस तरह से अकाल पड़ना, बिजली का गिरना, बादल का फटना, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जन हानि तथा वित्तीय हानि होने की आशंका होती है। इसके लिए हम कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है अकाल। अकाल इसको इंग्लिश में फेमिन कहते हैं। अकाल क्या है? अनाज व पानी की दीर्घकालिक तथा तीव्र कमी से
पानी नहीं बरसता है जब अधिक समय तक तो अकाल पड़ेगा, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। तो अकाल पड़ने से अनाज और पानी दोनों की कमी हो जाती है। अनाज और पानी की दीर्घकालिक और तीव्र कमी से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को ही अकाल कहते हैं। सामान्यतः अकाल का प्रमुख कारण प्राकृतिक होता है, फिर भी कुछ मानवीय क्रियाकलापों से तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अकाल की परिस्थिति बनती है। जिस तरह हमने कहा कि आजकल मानव प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मानव ही अकाल का जिम्मेदार है, क्योंकि पहले के ज़माने में जंगल झाड़ी हुआ करती थी, वृक्ष थे, हरे भरे थे। आज जो है मानव अपने विकास को करने के लिए जंगलों को ख़त्म कर दिया है, इसलिए प्रदूषण की भी समस्या हो रही है और पानी न बरसने का कारण भी है। जंगल हुआ करते थे तो बादलों को जो है आकर्षित करते थे और समय समय पर बारिश हुआ करती थी। अब विचार करिए कि अगर साल भर जो अनाज आप खाते हैं किसान के खेत में पैदा ही न हो तो क्या होगा। आप जानते हैं कुछ दिन के बाद ये अनाज ख़त्म हो जाएगा, फिर नया अनाज आता है। तो स्टॉक में यानी गोदाम में जो अनाज होता है वो साल भर खा सकते हैं, लेकिन अगले साल के लिए हमें नया अनाज चाहिए। तो साल भर खेत में अनाज का उत्पादन नहीं हुआ होगा तो अगले साल फिर अनाज की कमी हो जाएगी। अकाल के कारण क्या हैं? अकाल के कारण इसमें देखेंगे सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ में फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होना, तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कुहरा जैसे पर्यावरण के परिवर्तन, इसी प्रकार फसलों में कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डे, चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों को हानि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण हैं। इनमें से सूखा पड़ना अकाल का मुख्य कारण है। अकाल के मानवीय कारणों में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्गों का अभाव, लोक संख्या वृद्धि आदि का भी समावेश है। तो अकाल के कारण आपको बताए गए हैं कि सूखा पहला कारण होता है, अतिवृष्टि में भी अकाल माना जाता है, अतिवृष्टि भी होती है। अकाल मतलब जो अकाल हो, जो समय के अनुसार सही समय न हो, नुकसान जिस समय में आदमी को परेशानी आए वो अकाल हुआ। तो अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश होगी तो भी मुसीबत आएगी, बाढ़ आएगी तो भी बाढ़ फसलों को बहा ले जाती है, तो भी अनाज नहीं पैदा होगा। तापमान में अधिक परिवर्तन हो जाएगा, अधिक गर्मी पड़ेगी तो भी तूफान है, ठंडी हवा ज़्यादा पड़ गई, कोहरा पड़ गया तो भी फसल का नुकसान होता है, तो अनाज की कमी होगी। तो इस तरह से पानी और अनाज की कमी जब हो जाती है तो उसी को अकाल कहते हैं। तो इसी तरह और भी प्रकार से फसलों को नुकसान होता है, जैसे कीड़े लग गए, रोग लग गए, टिड्डे, आजकल अब आप सुने थे कि टिड्डी पाकिस्तान से भारत में आई थी, तो ये बहुत नुकसान कर देते हैं फसलों का। इसी तरह चूहे हैं, घूस हैं, ये भी फसलों को नुकसान करते हैं, इससे फसल नहीं पैदा हो पाती है। तो इस तरह से फसलों का जब नुकसान हो जाता है तो उसे अकाल कह सकते हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के मुख्य कारण है। भूकंप भी अकाल का कारण है। इनमें से सूखा पड़ना अकाल का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। इनमें से जो सूखा है ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अकाल के मानवीय कारणों में कौन सा होता है? युद्ध, जैसे दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया तो भी जो है उस समय अकाल हो जाएगा। उस समय कोई शांति से रह नहीं पाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, किसान अपने खेतों में अनाज नहीं पैदा कर पाएंगे। तो इसके युद्ध के अंतर्गत अशांति हो, यातायात के लिए मार्गों का अभाव हो, लोक संख्या में वृद्धि हो जाए, तो ये सब जो है अकाल के कारण हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भयानक अकाल पड़ने से जन हानि होने के समाचार आपको मिले हैं, तमाम आप टीवी पर सुनते हैं। एशिया विश्व का प्रमुख अकालग्रस्त महाद्वीप है। एशिया में सबसे ज़्यादा अकाल पड़ता है। ज़्यादातर अकाल सूखे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पड़े हैं। जो अकाल है जहाँ पे ज़्यादा सूखा या बाढ़ आती है, ऐसे क्षेत्रों में ही ज़्यादा अकाल पड़ता है। विश्व में जो भीषण अकाल पड़े हैं उनमें से भारत और चीन का अकाल प्रमुख रूप से है। जो पूरे विश्व में जो अकाल की गणना की जाती है तो भारत और चीन जो है अकाल के मामले में प्रमुख देश हैं। क्या हम अकाल के लिए उत्तरदायी हैं?
क्या हमारे कारण ही अकाल पड़ता है? तो देखते हैं इसमें, बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ जाता है। बारिश और जनसंख्या का जो हमारा संतुलन है जनसंख्या का, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो संतुलन बिगड़ रहा है। यानी जनसंख्या अधिक बढ़ने से हमने कभी नाम लिया कि वन कम होते जा रहे हैं, प्राकृतिक संपत्तियों का विदोहन ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य करने लगता है, सड़कें बनाने लगता है, कल कारखाने बनाने लगता है, इससे संतुलन बिगड़ जाता है और फिर अकाल आता है। हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों के उपयोग से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका है। देश में हरित क्रांति लाने के लिए जो है सरकार द्वारा कदम बढ़ाया गया, जिसमें किसानों ने अपने अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तृणनाशकों यानी जो खरपतवार होता है उसको भी नष्ट करने वाली दवाओं का छिड़काव करते हैं, रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ये कीटनाशक, ये सब रासायनिक दवाएं हैं जो कि खेतों में छिड़काव करने से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। पानी का अमर्यादित दोहन, पानी जो आप जानते हैं कि पानी जल ही जीवन है, पानी का अमर्यादित दोहन, अधिक से अधिक मतलब इसका जो है सीमा नहीं है, इस तरह से दोहन होने लगा तमाम कामों के लिए, तो पानी भूजल कम हो गया। ज़मीन के नीचे जो पानी था वो कम होता जा रहा है। जो पानी 30 फीट पे 50 फीट पे मिल जाता था, अब वो 150 के नीचे मिल रहा है, यानी नीचे पानी का जो भंडार है वो कम होता जा रहा है। इसका कारण अमर्यादित पानी का दोहन है। मिट्टी का क्षरण होना, मिट्टी का भी क्षरण हो जाने से फसल पैदा नहीं होती है। मिट्टी क्षरण होने का बहुत बड़ा कारण तो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी का क्षरण होता है। पानी बरसात ज़्यादा हो जाती है तो भी क्षरण होता है। पानी का दुरुपयोग करना, पानी जो है उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने से भी अकाल की स्थिति आती है। इतिहास के पृष्ठों में, यानी इतिहास अकाल के बारे में कुछ जानकारी है इसमें। अकाल कोई आज के समय की समस्या नहीं है। पीने के पानी, भोजन और जानवरों के चारे का अभाव अतीत में भी था, यानी बहुत पुराने ज़माने में भी हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू महाराज के कार्यकाल में आपने जो इतिहास में पढ़ा है, शिवाजी महाराज का इतिहास, उसमें पढ़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू महाराज के कार्यकाल में भी अकाल पर नियंत्रण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। उनमें से पानी वितरण और पानी भंडारण योजना आज की परिस्थिति में भी आदर्श हैं। आने वाले संकटों और आपदाओं का सामना करने के लिए तुम भी ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हो जो केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं अपितु समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती हैं। मतलब कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उसका फ़ायदा केवल आपको नहीं पूरे समाज को हो सकता है। औरंगाबाद में मलिक अंबर ने पीने के पानी के लिए नहर योजना कार्यान्वित की, वह आज भी अस्तित्व में है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। तो औरंगाबाद में मलिक अंबर जो ने पीने के पानी के लिए नहर की योजना कार्यान्वित की थी, वह आज भी अस्तित्व में है, जिसका कि पानी लोग उपयोग में लाते हैं। अकाल की तीव्रता कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये अकाल का प्रभाव कम हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग करना। जो पानी का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको योजनाबद्ध करके उपयोग करें, सीमित मात्रा में उपयोग करें, तो जो है हम अकाल से बच सकते हैं। पानी का फिर से उपयोग करना, यानी पानी जो हम उपयोग कर रहे हैं एक जगह, उसका उपयोग दूसरी जगह भी करने लगें तो पानी की बचत होगी। स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना। स्थानीय
स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना। जल संधारण यानी जल को धारण करने के लिए धरती के अंदर सब जगह आजकल चल रहा है कि सोसाइटीज़ में कि आपको जल को ज़मीन के अंदर डालने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि ऊपर सब कंक्रीट के बन गए हैं, तो ऊपर ऊपर पानी जो है बह जाता है। पहले ज़मीन खुली हुआ करती थी तो पानी को ज़मीन सोखती थी। आज जो है सब कंक्रीट का हो जाने से पूरा शहर के शहर कंक्रीट हो गए हैं, तो वहाँ से पानी अंदर नहीं रिसता। इसके लिए सोसाइटीज़ में ऐसा बनाने के लिए कहा गया है कि ताकि वर्षा का जल ज़मीन के अंदर जा सके और फिर उसका उपयोग किया जा सके। जलवायु में संभावित परिवर्तनों के पूर्वानुमान के अनुसार योजना में परिवर्तन। अगर जलवायु में परिवर्तन होने वाला है, इसका पूर्वानुमान है, तो योजना में परिवर्तन कर सकते हैं। एक आपको घोषवाक्य लिखा है, नहीं अकाल नहीं मिट्टी का क्षरण, अब हम करेंगे वृक्षारोपण। यानी वृक्षारोपण करने से अकाल भी नहीं होगा, मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा। तो ऐसा हम जो है सोचें और करें, इस तरह से लोगों को तैयार करें, बताएं कि भाई वृक्षारोपण करिए, वृक्ष को बचाइए, तो अकाल भी नहीं पड़ेगा, मिट्टी का क्षरण नहीं होगा, यानी अनाज की भी कमी नहीं होगी, पानी की भी कमी नहीं होगी। बादल फटना क्या है? आप जानते हैं बारिश कैसे होती है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जल चक्र देख चुके हैं, भूगोल में विज्ञान में भी जल चक्र के कारण ही पानी बरसता है। जो समुद्र का पानी है वाष्प बन कर के ऊपर जाता है, वही बादल बनता है, वही बादल बन कर के बरसता है, इसी को जल चक्र कहते हैं, आप जानते हैं। तो कभी कभी बरसात वाले बादलों में आने वाला पानी बारिश के रूप में ज़मीन पर न गिर कर ज़मीन के गर्म तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में ही समाविष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप बादलों में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और शीघ्र संघनन क्रिया द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसे ही बादलों का फटना कहते हैं। यानी अचानक एक साथ बहुत अधिक मात्रा में बारिश जब हो जाती है तो उसे ही हम बादल फटना कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो है कभी कभी बरसात वाले बादलों में आने वाला पानी बारिश के रूप में ज़मीन पर ना गिर करके ज़मीन के गर्म तापमान के कारण, ज़मीन का जो तापमान है गर्म है के कारण जो है पुनः वाष्प बन करके बादल में ही समाविष्ट हो जाता है। वो बारिश बन के नीचे ज़मीन पे नहीं आता है, ज़मीन पर न गिर करके वो वापस जो है ज़मीन का जो तापमान है अधिक होने के कारण वापस लौट जाता है वाष्प बन करके, और वह फिर शीघ्र संघनन यानी ठंडा होकर के पानी का रूप ले लेता है। यानी वाष्प से वो जो है पानी का रूप ले लेता है और अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर या उससे अधिक प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश हो जाती है। यानी बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है। इसे ही बादलों का फटना कहते हैं। लेह और लद्दाख में 6 अगस्त 2010 के दिन में ऐसे ही बादल फटे थे। 26 जुलाई 2005 के दिन मुंबई में भी बादल फटने की घटना अविस्मरणीय है। पूरा मुंबई डूब गया था। उस तरह से बारिश हुई थी कि जो है डबल डेकर बस के अंदर भी पानी चला गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए। पूरी मुंबई का जो है उस समय बहुत नुकसान हुआ था। तो उस दिन 8 से 10 घंटे में लगभग 950 मिलीमीटर पानी यानी 37 इंच बारिश हुई थी और संपूर्ण मुंबई जलमग्न हो गई थी। एक अविस्मरणीय घटना है मुंबई के लिए, जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं भी इस जो है पानी में रात भर बस में किसी तरह डबल डेकर बस में बिताया था। मेरे लिए भी तो अविस्मरणीय है। तो आगे देखते हैं, मूसलाधार बारिश होते समय पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही है तो ऐसे समय में हमें पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए। इसका कारण क्या हो सकता है। पहाड़ समझते हैं कि वहाँ पे भूस्खलन भी होता है, पहाड़ की चट्टानें खिसकती हैं। तो अगर पहाड़ के नीचे हैं
तो दबने का खतरा रहता है। महाबाढ़ क्या है? बाढ़, महाबाढ़, बाढ़ और महाबाढ़ में क्या फ़र्क है? महाबाढ़ का क्या अर्थ है? महाबाढ़ के परिणाम क्या होंगे? तो पिछली कक्षा में हमने महाबाढ़ और उसके परिणाम के बारे में पढ़ा है। यानी जब बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है तो उसे महाबाढ़ कहा जाता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्थानों पर भी महाबाढ़ आई थी। अभी जो है इस साल भी कई कई स्थानों में बाढ़ आई थी, जो कि बिहार से लेके इधर का क्षेत्र जो है ये महाबाढ़ की चपेट में था। महाबाढ़ आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पर बाढ़ आने से बिजली का खंभा लटक गया है, गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं, यानी रोड पर इतना पानी आ गया है। तो महाबाढ़ के लिए सुरक्षात्मक उपाय योजना क्या है, कैसे बच सकते हैं? पहाड़ी प्रदेशों में छोटे बांध बनाना, पहाड़ी प्रदेश में छोटे छोटे बांध बना दिए जाएं तो पहाड़ों के जो पानी है वो नदी में न आकर के वहाँ रुकेंगे। रिसाव, पाझर, तालाब की निर्मित करना, जो पानी है उसका ज़मीन के अंदर रिसाव हो इसके लिए पाझर कहते हैं। तालाब जैसे तालाब को निर्मित करना जिसके द्वारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए तो पानी कम हो जाएगा। नदियों के तट कृत्रिम पद्धति से सीधे करना, नदी के जो तट हैं अगर कृत्रिम पद्धति से उन्हें सीधा कर दिया जाए तो पानी तेज़ी से आगे निकल जाएगा, फैलेगा नहीं, रुकावट नहीं होगा। नए जंगल बनाना, नए जंगल का आविष्कार किया जाए। नदियाँ जोड़ना, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना, छोटी नदी है तो बड़ी नदी के साथ जोड़ने से भी बाढ़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। भारत सरकार ने सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की है। बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रयत्न इस आयोग के द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर से गांवों तक बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। इन योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालने में सहायता भी मिलती है। इस तरह से भारत सरकार ने सन 1976 में ही राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की है। बिजली गिरना अभी भी जो है आपदा है, इसके बारे में देखते हैं। बिजली गिरना, लाइटनिंग, तो क्या तुम आकाश में चमकने वाली बिजली देखी है? यदि हाँ तो कब? आप देखे ही हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बिजली चमक रही थी, बादलों में गड़गड़ाहट हो रहा था, बिजली चमक रही थी। बिजली कैसे निर्मित होती है? हमने पढ़ा है कि दो बादलों की टकराहट से बिजली पैदा होती है। स्थिर विद्युत प्रकरण में तुमने बिजली का निर्मित होना और बिजली गिरने के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस प्रकरण में हम बिजली की कुछ और विशेषताएं और बिजली से बचने के उपाय की जानकारी प्राप्त करेंगे। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, ये बिजली के बारे में है। आश्चर्यजनक किंतु ये बात सत्य है। क्या बात सत्य है? बिजली का तापमान सूर्य से तीव्र है। जो बिजली का तापमान है वो सूर्य से भी तीव्र है, तेज है। आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियां जमीन पर नहीं गिरती हैं। 95% बिजलियां आकाश में ही रह जाती हैं। सोचिए, अगर पूरी की पूरी बिजली ज़मीन पर गिरेगी तो क्या होगा? केवल 5% बिजलियां ज़मीन तक पहुंचती हैं। बिजली एक बादल में, दो बादल में या बादल तथा ज़मीन के बीच उत्पन्न हो सकती है। ये बिजली एक बादल में भी, दो बादल में या बादल तथा ज़मीन के बीच उत्पन्न हो सकती है। वायुमंडल में एक सेकंड में लगभग 40 बिजलियाँ चमकती हैं। एक सेकंड में 40 बिजलियाँ चमकती हैं। बिजली से निर्मित तापमान सूर्य के तापमान से अधिक होता है। इतने अधिक तापमान के कारण अत्यधिक दाब के अंतर्गत आई हुई हवा का अचानक प्रसरण होता है और जोर से गड़गड़ाहट होती है। खुले मैदान में बिजली गिरने की सर्वाधिक आशंका रहती है। तो क्या आपको मालूम है खुले मैदान में बिजली गिरने की ज़्यादा आशंका रहती है? तो बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना कम होती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों पर
दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। अभी कुछ समय पहले समाचार में आया था कि बिजली गिरने से बिहार में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, मृत्यु भी होती है, लेकिन इसका जो है कुछ लोगों पर दीर्घकालीन प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए बिजलियां गिरने से प्रभावित व्यक्तियों का तुरंत इलाज करने से उनकी प्राणों को बचाया भी जा सकता है। बिजली गिरने के स्थान का अध्ययन करने के पश्चात यह समझ में आता है कि बिजली गिरने की आशंका खुले मैदानों में सबसे अधिक तथा वृक्ष के नीचे एवं पानी के पास कम होती है। तो बिजली गिरने की संभावना खुले मैदान में ज़्यादा रहती है, पेड़ के नीचे एवं पानी के पास कम होती है। सामान्यतः ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के किसी ऊंचे स्थान या किसी ऊंची वस्तु के पास होने पर घटित होती हैं। ये जो है, अगर ऐसी जो घटनाएं हैं बिजली की, ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के किसी ऊंचे स्थान पर जब होता है या किसी ऊंची वस्तु के पास होता है, तभी ये घटनाएं घटित होती हैं। बिजली अगर कड़कती है तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिजली कड़कते समय कौन सी सावधानी बरतोगे? पहला तो है खुले मैदान, वृक्ष के नीचे मत खड़े हो। उसी प्रकार ऊंचे स्थान, पेड़ पर भी मत चढ़ो। खुले मैदान में मत जाओ, वृक्ष के नीचे भी मत खड़े हो, ऊंचे स्थान पर या पेड़ पर मत चढ़ो। विद्युत का खंभा तो बिल्कुल मत छुओ। दूरध्वनि का खंभा, टावर के पास खड़े भी मत हो और छुओ भी मत। गांव, खेत, अहाता, बगीचे और घर के चारों ओर के तार के कंपाउंड को स्पर्श मत करो। ऐसा जो है लोग लगा के रखते हैं अपने खेतों की जो है अहाता बना करके, बगीचे के, घर के चारों ओर। तो इस तरह अगर तार लगा हुआ है तो कंपाउंड में बनाया गया है तो उसे स्पर्श मत करो। यदि दुपहिया वाहन, साइकिल, ट्रैक्टर, नाव पर सवार हो तो तुरंत उससे उतर करके सुरक्षित जगह पर जाओ। अगर किसी दुपहिया वाहन पर बैठे हैं, साइकिल, ट्रैक्टर, नाव जैसी सवारी पर बैठे हैं, तो तुरंत जो है उससे उतर करके हमें सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए। अधिक व्यक्ति एक साथ भी न हों। 2 व्यक्तियों के बीच लगभग 15 फीट दूरी रहे, ये भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्लग से जोड़े गए विद्युत उपकरणों का उपयोग मत करो। अगर कोई विद्युत का उपकरण उपयोग कर रहे हो जो कि प्लग से जुड़ा हुआ है, बिजली की सप्लाई चालू है, तो उसका भी उपयोग मत करो। मोबाइल या दूरध्वनि का उपयोग मत करो। ऐसी स्थिति में मोबाइल और दूरध्वनि यानी फ़ोन का भी उपयोग मत करो। पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, टाट की बोरी, सूखी खरपतवार रख लेना चाहिए जिससे कि अर्थिंग न मिले। दोनों पैर इकट्ठा करके घुटनों पर दोनों हाथ रखकर पैरों के तलुओं पर बैठो, यानी दोनों पैर इकट्ठे करके घुटने पर दोनों हाथ रख करके पैरों के तलुओं पर बैठो। तैरने वाले व्यक्ति, मछुआरे को तुरंत पानी के बाहर निकालना चाहिए। जो पानी के अंदर हों तो उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। पक्का घर सबसे सुरक्षित स्थान है बिजली से बचने का। अगर बिजली चमक रही है, बिजली गिरने की संभावना है, तो पक्के घर में अगर हम हैं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अपने घर के आसपास ऊंची इमारत पर या क्या तड़ित रक्षक लगा है? अगर आपके घर के पास कोई ऊंची इमारत है तो क्या देखना तड़ित रक्षक है, तड़ित रक्षक नहीं है तो तड़ित रक्षक लगाना चाहिए। इससे जो है बिजली से बचा जा सकता है। तो अगर आवश्यकता है तो आपको अपने घर पे भी तड़ित रक्षक लगाना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इंटरनेट के माध्यम से www.ndma.gov.in पर जाकर के आप आपदा और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का भाग हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।